हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर शिवानी वर्मा से। लॉ जब उन्होंने किया तो वो वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट रहे। अभी जब वो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ाने के दौरान उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। कुछ टॉपिक्स अगर मैं बोलूँ तो वो हो सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग, क्रिमिनोलॉजी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक्सेट्रा। मैम की जो क्रिमिनोलॉजी पे बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन इंडिया 2020 पे उसको सम्मानित किया गया था। हम उसके लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमने उससे बात की कि वो प्रोस्टिट्यूशन होता क्या है, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, हम जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके हेल्थ को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हेल्थ उनकी ठीक रहे, उनके बच्चों का क्या होता है, उनके एजुकेशन, उनकी हेल्थ वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को हमने टच करते हुए बात की। होपफुली ये ऐसा हमारा कन्वर्सेशन आपको एजुकेशनल इंसाइट दे पाएगा। मैम का करियर जैसे मैंने बताया कि काफ़ी वास्ट रहा है। मैम और भी एजुकेशनल और दूसरे इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट्स हैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टेट मैनेजमेंट जैसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे मैम जुड़े रहे हैं। सो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा ओपन माइंड से देखिएगा, क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में डिस्कस तो होते हैं, बट शायद ही इन इश्यूज़ पे इतना खुल के कोई बात करता है जितना मैम ने किया। और आई थैंक डॉक्टर शिवानी कि उन्होंने हमें टाइम दिया, इस पर हमने बात की और इतना वैल्यूएबल कंटेंट दिया। सो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ड्यू का जो नाम है ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो वाई ड्यू इज़ इतना फेमस, उसमें क्या है ऐसा अगर आपने basically about law course which we offer in DU, because I'm not very well versed with what is happening in rest of the colleges of DU. So when we talk about law, particularly from Delhi University, if you are doing law, first thing first, because of the location. We are situated in the capital. We have lower courts, we have high courts, we have supreme courts. So the kind of exposure we are able to give to our students, वो usually state universities में या outside Delhi जो universities हैं उसमें नहीं मिलता है. And then definitely we have अभी हमने अपना 100वां साल मनाया last year. So it's quite an old of a university और बहुत सारे supreme court, बहुत सारे high court judges हमारी यूनिवर्सिटी से passed out हैं, है ना. सॉलिसिटर जनरल्स हमारी यूनिवर्सिटीज़, एंड मिनिस्टर्स तो हम सब जानते हैं कितने सारे लॉ यूनिवर्सिटी से निकल के गए हैं. सो इट्स अ वेरी चार्ज्ड अप काइंड ऑफ अ कैंपस. एवरीवेयर यू विल सी डिबेट्स हैपनिंग. दे आर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट लॉ, वेदर इट इज़ द टीचर्स विच वी हैव और द एनवायरनमेंट एज होल. नो, इट्स वेरी लीगली पैशनेट पीपल हु आर देयर. तो वो एक डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है. एक और जो USP है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ का, वो है कि हम केस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है हमारा. रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या होता है, हम लॉ समझाते हैं, हम केसेस का रेफरेंस देते हैं डेफिनेटली, बट देन इट इज़ अप टू द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट दैट हाउ लॉ इज़ एप्लीकेबल और इज़ अप्लाइड इन वेरियस केसेस. यहाँ पर देर इज़ 50-50% ऑफ द इम्पॉर्टेंस विच इज़ गिवन टू द लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो. एंड डेफिनेटली व्हेन यू डिस्कस अ लॉ फ्रॉम केस परस्पेक्टिव, it gives a better understanding about the application of law and what exactly is the practical implication of law. This is another USP. So I guess we have quite a lot of added and valued kind of things which are there in Delhi University. तो इसलिए अच्छा है, गुड. तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स आप देखते हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी दिखती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़. मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ. हाँ, सो सी आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2004. Okay, so I have taught in 5-year law courses also. I have taught in private universities also, and now I am in Delhi University. So I am very, I'm able to draw a comparison basically. And when you compare the students which are coming to 5-year law school and now in Delhi University, one, the background is different. Okay, 5-year law school still is getting थोड़ा सा financially well off families के बच्चे.
And यहाँ पर because fee structure is not that hefty, fees is not being charged in Delhi University, so people who are genuinely interested in studies, we get a lot of those kind of students here. Another added element is कि यहाँ पर आते हैं after graduation. We have 3-year law course, so they are graduates already. So the kind of understanding they have, and when you come from a variety of background, आप गांव से आए हैं, आप दूर दराज की जगहों से आए हैं, आपका जो social structure को लेके understanding होता है ना, और आप एक pampered environment में बड़े हुए हैं, you get a very limited kind of exposure. So Delhi students coming from humble backgrounds, coming from all kind of backgrounds, it creates a variety in the classroom. In terms of understanding also, in terms of exposure also, in terms of how you take your studies and how you perceive law also. So that variety is एक्चुअली समथिंग जो टीचर को भी ट्रिगर करती है टू डू बेटर, एंड स्टूडेंट्स में वो फिर ज़ील ज़्यादा दिखता है कि या दिस इज़ द ओनली ऑप्शन एंड आई नीड टू स्टडी. सो दैट्स द डिफरेंस. रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देते होंगे स्टूडेंट्स जो इंटीरियर से आए हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है. हाँ, सो देयर आर स्टूडेंट्स. आई पर्सनली हैव सीन अ स्टूडेंट हु वाज वेयरिंग एक चप्पल जो पीछे से था ही नहीं, आधे पैर के बाद ना वो गायब हो चुका था, घिस चुका था. तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा सी देयर आर लॉट ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस जो हमको फ्री सैम्पल्स देते हैं बुक्स के एंड ऑल, सो इन केस यू नीड एनी हेल्प वी आर देयर, आई कैन हेल्प यू विद दैट. सो ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि या बुक्स आई कैन टेक. So that shows your priorities and how much you value things and how much important the education is for you, and that reflects throughout when you teach, when you talk, when you interact, that zeal is there. Yeah, so that way it's good. आपने मैम काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, तो बुक्स कौन कौन से सब्जेक्ट में लिखी हैं और क्या क्या नाम है उनका, कहाँ का अवेलेबल है, जस्ट ब्रीफ में अगर आप बता दें. Okay, so I have written my first book was on law of torts. Taxman की book है वो. It's available on Amazon also. It was kind of student edition. Then I have written criminology, penology and victimology पे one book which is university publishers की book है वो, and उसका हमने second edition निकाला last year, अभी October-November में second edition निकला है. Then I have done my research in trafficking for commercial sexual exploitation. So my thesis I have divided into 2 parts, and I have published my thesis also. One is general trafficking in India, and another one is trafficking for the purpose of commercial sexual exploitation. So these 2 books are also there, and all of them are available on Amazon. Okay. तो prostitution वाले सब्जेक्ट से आपका क्या लिंक है उसमें रिसर्च में? Okay, so as we all know, trafficking basically is a vast kind of an offense, a wrong which includes many kind of exploitations. So अगर हम trafficking की definition समझते हैं तो trafficking में आता है there is displacement, transportation. Then the second element is there is always this element of force, coercion, fraud, and why? We then aim to exploit the victim finally. So ये जो exploitation होता है ये बहुत सारे तरीके का होता है. Bonded labor के लिए trafficking होती है, चाइल्ड मैरिज के लिए ट्रैफिकिंग होती है, कैमल जॉकिंग के लिए ट्रैफिकिंग होती है, फॉर ऑर्गन्स ऑल्सो, फॉर सेलिंग दी ऑर्गन्स होती है. वन सच एक्सप्लॉयटेशन, और जो 80% ऑफ ट्रैफिकिंग एंड होती है जिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में, दैट इज़ कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन. जिसमें ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशंस आर देयर, वन ऑफ विच इज़ prostitution, and then pornography is there, then rest of the kinds of sex works are also involved. So that is what trafficking for commercial sexual exploitation particularly is about. तो ये सिर्फ इसमें अगर हम कमर्शियल सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ फीमेल्स को ट्रैफिक किया जाता है, ये मेल्स को भी आपने केसेस पढ़े हैं? See, in Arabic countries there are many practices wherein there are homosexual people who are buying teenage boys also. Okay, so I'm not denying the fact that boys are not being trafficked for commercial sexual exploitation, but if you go by the ratio, still the women are 95% and only minor 5% or 4% of the boys are being trafficked for this kind of exploitation particularly. जब bonded labor की बात आती है तो उल्टा हो जाता है. But when we talk about commercial sexual exploitation, still women are being trafficked more, and there are very limited number of men, or rather boys, adolescent boys, who are being trafficked. प्रोस्टिट्यूशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज? वैश्यावृत्ति. तो ये होता क्या है?
So prostitution is basically hiring someone for commercial, not hiring someone exactly. Basically, you hire someone's body with an amount which we call consideration, and you use that body for sexual activities. So that is prostitution in layman's language. So that hiring or paying for getting sex or getting access to somebody's body is basically prostitution. तो इसमें तो बहुत थिन लाइन लग रही है कि आप फोर्सफुली करते हैं और कंसेंट के साथ करते हैं. Yes, see, when we talk about trafficking, no, as I told you, there is always an element of force. There is always an element of coercion and fraud. And then the word which is used in trafficking is exploitation. So exploitation can never be positive. है ना? So when trafficking happens for prostitution or commercial sexual exploitation, that is always going to have a negative connotation. It can never be positive. It can never be willingly. Exploitation can never be willingly. Fraud or coercion can never be a term which can be interpreted positively. So when trafficking happens and then you end up into prostitution, it is always forced. Okay, when we talk about sex work in general, there are many kinds of sex works which are happening, and in those kind of sex works, yes, there are people who are there in that situation willingly also. So trafficking, whenever is associated, it's exploitation, it's negative. Prostitution mein you need to dwell deep to understand where the person is there, what are the factors which contributed, and how he or rather she ended up there. So that depends on person to person. Okay. तो मैं शायद बहुत माइक्रोस्कोपिक टॉपिक को पकड़ रहा हूँ. आपने बताया बहुत वास्ट है, बट फिर भी अगर इस पे ही रहें हम, जैसे प्रोस्टिट्यूशन को लेके, तो इसमें लीगल स्टेटस क्या है इंडिया का उस पर? ओके, सो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इज़ neither decriminalized nor we can say that it is completely legal. Okay, there is one core legislation that talks about prostitution, which is ITPA, Immoral Traffic Prevention Act. Initially it used to be SITA, Suppression of Immoral Trafficking Act. Okay, so why we converted SITA into ITPA was that we did not want to suppress it more, we wanted to prevent it. The what do you call it, the motive with which we implemented ITPA was that we do not want to suppress it. We need to work upon preventing these kind of things. So the name of the act is Immoral Traffic Prevention Act. It is not about prostitution. It is that immoral trafficking is happening and the women who are being trafficked are exploited for commercial sexual exploitation, or prostitution rather, to be more clear about it. So ITPA trafficking for prostitution के बारे में बात करता है. तो जब मैं कहती हूँ trafficking for prostitution, again वो willing नहीं हो सकता. Okay, so यहाँ पर we are not talking about willingly people who are into the sex work. We are talking about those kind of women who are trafficked and then are ended up into the zone of prostitution. So having said that, अब आते हैं prostitution इंडिया में legal है कि नहीं है. तो इंडिया में कुछ practices हैं related to prostitution which are illegal. जैसे आप brothel में काम नहीं कर सकते. Okay, you cannot run a brothel. Okay, then somebody who is living on the earning of a prostitute, he is committing a crime. Okay, then you cannot solicit a client. Okay, then you cannot get involved into an act of prostitution in public vicinity, which is 200 yards from hospitals, schools, or those kind of places. These are the activities which are illegal. Other than that, you'll have to pick and choose that what is the rest of it which is not prohibited. I'm not saying that it is allowed. What I'm saying is that this is what law prohibits and criminalize and creates as an offense and prescribes a punishment also. So there are flaws also therein, लेकिन यही 4-5 चीज़ें हैं जो prostitution से associated हैं और crime. बट मैम अभी जैसे आपने बताया उसका न्यूट्रल पाथ है ना, वो हमने इसको लीगलाइज़ किया हुआ ना इलीगल है वो. तो हम दिल्ली में देखते हैं, बाकी सेंटर्स में भी देखते हैं इंडिया में कि ऐसे ब्रॉथल्स हैं, ऐसे सेंटर्स हैं और वो बहुत स्मूथली रन कर रहे हैं उसको. जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है कोई कुछ नहीं कहता ऊपर से. और देखते हैं कि एक तरफ तो उनको हम बार भी कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को, हेल्थ में एजुकेशन नहीं है एक्सेस उनको, और एक तरफ उनको हम सपोर्ट भी दे रहे हैं. वहाँ पर पुलिस स्टेशन होंगे उनके झगड़े सुलझाने के लिए.
तो ये चीज़ें बैलेंस आउट कैसे होती हैं? See, the thing is that there are two things which as society or as lawmakers can be done. One is that we need to create a law which understands the problem and addresses it very comprehensively. I personally think that ITPA is not doing that. There are a lot many flaws in the law. And second is society also needs to understand that this is what it is. A girl has been exploited, is trafficked. She reached a place where she had to sell her body also. But when these girls are rescued and they are sent back to their families do not accept them. Okay, so the only option which is left in front of these girls is they come back. So there is this kind of social structure, this kind of modus operandi, and these kind of practical problems because of which if you criminalize it completely, or if you do not accommodate them in the way they are accommodated nowadays, they would have no other source of livelihood. It is going to traumatize them more. It is going to lead them to a situation probably where they would be begging on roads. They would be again exploited by the random people on the roads. So there has to be something which is more comprehensive and dealing with all the aspects, not only the recruitment or the transportation, but also when they are rescued, which kind of skill you want to provide to them, whether we are able to give them a livelihood and a dignified acceptance in the society. All those things we need to work upon. सिर्फ लॉ बना देना, और वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, सिर्फ लॉ बना देना is definitely not an answer to this. So there are definitely flaws, but the good thing is that we have prepared a draft bill. So this bill is going to come and probably we are going to get more comprehensive solution to the problem this time. कौन सा बिल? ईयर बताओ 2020 है ना, 2020 है ना, हाँ. सो या इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल ऑफ 2020 है ना. नो बट लेट्स कंफर्म दिस 2020 है. फ़ोन से चेक करना होगा, है ना, एक बार ही चेक कर लेते हैं. ये भी डालेंगे हाँ, क्योंकि ईयर नहीं गलत जाना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए. 2021 see, it's trafficking in persons prevention care and rehabilitation draft bill of 2021. ठीक है. सो अब क्या करूँ? वो इससे कंटिन्यू. Okay. So that's it. So as I was telling you, the bill basically is going to be more comprehensive. It is going to talk about rehabilitation also. जो मिसिंग था पहले वाले में एक और एलिमेंट जो मुझे मेजरली मिसिंग लगता है, जब आप जर्मनी में जाएंगे, जब आप स्वीडन में जाएंगे, वहाँ पर whenever we talk about prostitution, the punishment basically is given to the clients. Okay, it's a simple economic concept which works upon demand and supply. So till the time there is demand of these kind of sex works, there's definitely people who are going to supply the girls one way or the other. वो उसको ख़त्म नहीं होने देंगे. वो एक सिंपल सा फंडा है जिसमें डिमांड रहेगी तो सप्लाई ये किसी ना किसी तरह से प्रोक्योर करेंगे, ल्योर करेंगे गर्ल्स को, बाइंग एंड सेलिंग चलेगा. सो वी आर वर्किंग अपॉन सिम्टम्स. We are not working upon causes, and the cause is demand, and that can be addressed if we start targeting the clients. Okay, why do we forget that the girls are being exploited? Okay, the girls are being paid. So there is someone who is paying for that kind of act. So we need to basically work upon those clients. We need to, I don't know how, but we need to probably public their names, probably punish them somewhere else, और या जो भी एक मैकेनिज़्म जिसमें क्लाइंट्स की डिमांड ख़त्म हो तो आपकी सप्लाई ख़त्म होगी, और अगर सप्लाई ख़त्म होगी तभी ये प्रोस्टिट्यूशन का जो पूरा रैकेट है, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. सिंपली आप वो सप्लाई करेंगे वन वे और द अदर. सो दैट इज़ हाउ वी कैन एटलीस्ट टारगेट और स्टार्ट टारगेटिंग द क्लाइंट्स द वे जर्मनी इज़ डूइंग, द वे स्वीडन हैज़ डन. सो दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट. तो इसमें हमने डिमांड को टारगेट किया ना और उसको ख़त्म किया, बट हम जब डिमांड को टारगेट करेंगे और फिर जैसे चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो क्या आपको लगता है सोसाइटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी और क्राइम्स के थ्रू? Definitely. See, the thing is, prostitution is considered as one of the oldest profession. Okay, it was always there, and साथ में उसको बंद करने के efforts were always there. तो कुछ तो है कि वो
for centuries टिका हुआ है concept, and that is basically human nature. It is basically patriarchy. It is the kind of mindset that we have inherited. Okay, कोई बेचने ख़रीदने की बात किसी ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएट कर पाता है, इट itself reflects how much value we attribute to a female body. So that comes from the patriarchal mindset. So when I say that prostitution हम ख़त्म कर देंगे, I'm not saying कि वो exactly ख़त्म होने वाला है. शायद visibly कम हो जाए, शायद statistics and datas पे असर हो, but prostitution एक ऐसी चीज़ है ना which is going to stay. ओके और हिडन हो जाएगा और डिस्क्रीट हो जाएगा, बट इट वुड बी देयर. बट हैविंग सेड दैट, इट्स एक्चुअली अ वेरी ट्रू कॉन्सेप्ट या ट्रू अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये नहीं होगा, देयर आर लॉट मैनी टाइप्स ऑफ क्राइम्स जो कि शायद बढ़ जाएंगे. सो अब अंडरस्टैंडिंग ये है ना कि क्राइम्स बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से यू कैन नॉट लेट दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैपन. इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ एवरी वूमन टू लिव विद डिग्निटी. अ बॉडी को आप एक कमोडिटी में बदल दें, उसको बेचें, ख़रीदें, एक्सप्लॉइट करें इस डर से कि ये नहीं तो कहीं और पे क्राइम बढ़ेगा, वी फेल एज अ सोसाइटी. उसको तब हम एज अ सोसाइटी शायद एड्रेस कर पाएंगे. विल फाइंड आउट सम अदर वे, बट दैट कैन नॉट बी अ गुड रीज़न टू नॉट वर्क अपॉन कर्बिंग डाउन द प्रॉस्टिट्यूशन. दिस इज़ समथिंग जिसमें हम बोलेंगे कि आप ब्लाइंड आई कर लीजिए, 4-5 लोगों के ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दीजिए ताकि रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में बैलेंस बना रहे. दिस इज़ नॉट हाउ लॉ शुड फंक्शन. दिस इज़ नॉट हाउ आई गेस सोसाइटी मस्ट फंक्शन, राइट? तो अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए पूरा, सी अगर हम इसको उल्टा हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा. अगर हम लीगलाइज कर देंगे तो एक तो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, सैंक्टिटी ऑफ बीइंग लॉयल टू योर पार्टनर, दैट फैमिली यूनिट, दैट ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे वुड बी डाइल्यूटेड. ओके, देन यू आर giving sanction to one of the practice which definitely is something which is not ethically correct. And specifically when we talk about Indian society is based upon loyalty, is based upon this family unit, this based upon wherein हम एक sacrament मानते हैं शादी को. Now, having said that, अगर हम legalize करते हैं, इसके beyond भी legalize करते हैं, let's say people who are not having partners, people who are not being married, they are going there, they are paying and they are getting sex in return. This is still happening. Okay, this is something which is not prohibited completely, not prevented completely. This is still there. What can be done is to create a database to understand. अगर legalize होता है तब भी आप किसी फीमेल को देखकर समझकर ये नहीं जान पाएंगे कभी भी कि she is there with her consent or she is there because she is exploited, she has fear, she is being coerced into this situation. तब आप उन practices को एक और ज़्यादा legal support provide कर देंगे. तब आप एक तरह से एक ऐसा situation create कर देंगे which is going to favor the exploiters. Because अभी भी when women are there into that action, no, they are into it for whatever reasons. नहीं पता चलता कि वो consent से हैं, नहीं पता चलता. कभी कभी definitely they ask for help, कभी कभी definitely they talk, they try to seek help, but most of the times their kids are back home. दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जिनकी वजह से डर के वो उस सिचुएशन में हैं और वो नहीं बोलती हैं. तो अगर लीगल हो जाएगा तब तो और ज़्यादा एक्सप्लॉयटर्स एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे उनको. और अगर आप बिना एक्सप्लॉयटर के डर के फ्री विल के साथ सेक्स वर्क करते हैं, पब्लिक विसिनिटी में नहीं करते हैं, पब्लिक में सॉलिसिट नहीं करते हैं, मिल के ब्रॉथल नहीं चलाते हैं, तब तो प्रिवेंट नहीं करता ना लॉ इस तरह के सेक्स वर्क को. So it is there, it is still happening. ठीक है मैम. इसमें आपने मैरिज की बात की ना, बट इसमें कोर्ट ने भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जजमेंट दिया था अडल्ट्री के ऊपर. हाँ, तो उन्होंने लीगलाइज किया था कि वो विलिंगनेस पे कर. See, it was not legalized basically. एडल्ट्री क्या होता था ना, एडल्ट्री एक ऐसा ऑफेंस है जो अगेन इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा कॉन्क्रिटाइज करता है कि औरतें कमोडिटी होती हैं. So if basically a wife is involved sexually with some other man, husband can approach the court against that other man. Okay, उस other man की wife cannot approach
this wife cannot do anything. So it is basically मेरी property आपने कैसे use कर लिया, I am going to the court. So it was that kind of commodification of a wife basically, that she is the property of her husband, somebody else has slept with my wife, so he has violated my property, I have a right to go to the court and question that man. So now adultery, जब हमने इसको question किया court में, so the court said that no, adultery is not a crime. There are two adult people who decided to do something with mutual consent. Whatever they did, it is their personal affair. Court cannot intervene or do the moral policing and say that no, you are married, how can you sleep with someone else? Or you are married, how can you sleep with someone else? So as an act, we as society are no one to question it. Okay, who can question that? Two people who are together in that marriage. ओके तो अब यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं. दे कैन टेक इट एज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, बट दे कैन नॉट क्रिमिनलाइज द एक्ट बिकॉज देर आर टू एडल्ट्स डूइंग समथिंग विद म्यूचुअल कंसेंट. सो वट एवर कैपेसिटी, यू आर मैरिड, यू आर नॉट मैरिड, यू आर सिंगल, यू आर नॉट सिंगल, you are an adult, you gave the consent, you gave the proximity to someone else, you went for sexual intercourse, this is completely happening with your consent, so we are not questioning it. But जहाँ पे शादी की बात आती है वहाँ पे आपने डेफिनेटली गलती की है तो वो एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बनता है, बट हम क्राइम नहीं बोल सकते उसको बिकॉज वी आर नो वन टू जज दैट. सो दैट वॉज अबाउट एडल्ट्री. तो आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं. तो अगर इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ कि अगर हमने एक लीगलाइज कर दिया इसको और कंपनीज प्रोस्टिट्यूशन में उसको हेल्प कर रहे हैं और सब कुछ लीगलाइज है, ओके उस पे जाके जब कंपनीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि वहाँ पर जब जो सेक्स वर्कर्स होंगे उनको हेल्थ एजुकेशन वगैरह के तो एक्सेस मिलेंगे ही, उनको हेल्प का भी ऑप्शन मिलेगा कि अगर मेरे को अब यहाँ से एग्ज़िट करना है तो अब मेरे को कंपनी के पास जाना है, लीगलाइज्ड है तो मेरी सुनी भी जाएगी. Okay, so recently, in year recently 2020 में आया, नहीं 2022 में आया, I again need to see बुद्धदेव करमास्कर judgment 2022, I know that. So this judgment, बुद्धदेव करमास्कर judgment है एक. This judgment is something in which the court has talked about sex workers in general. So court ने क्या बोला कि ये जो हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म आइडेंटिटी, UAPA नहीं, हाँ UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस. तो इन्होंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला है कि आप इन सारे सेक्स वर्कर्स का डेटा कलेक्ट कीजिए, आप इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर आइए. व्हेन यू विल हैव डेटा यू विल इशू देम एन आधार कार्ड, यू विल इशू देम बैंक अकाउंट्स, यू विल गिव देम वोटर कार्ड्स एंड देन दे विल हैव द एंटाइटलमेंट टू कास्ट देयर वोट ऑल्सो. तो उनकी जो एक अनोनिमस सी लाइफ जी रहे होते हैं वो लोग, वहाँ से वो एक पहचान पाएंगे, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आएंगे. हमने एक रत्नमाला केस है उसमें बोला था कि इनके बच्चों को प्रॉपर स्कूलिंग मिलनी चाहिए. स्कूल इनको राइट टू एजुकेशन डिप्राइव नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द मदर. तो हम उनकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं. बट अगेन see, I am not against legalization of prostitution. What I am against is that it might seem something which is tangible, real लग सकता है, concrete लग सकता है, but वो real और concrete है नहीं. You need to understand that is where criminology comes into the picture. That is where victimology basically or penology comes into the picture. When you try to understand a mindset with help of psychology or sociology, so you'll need to understand this, that women are not built by God in such a way that they are happily selling their body. This is the bottom line. Okay, if they are into that, there has to be some factor which we need to understand. And instead of talking about legalizing a practice which inherently cannot be liked by a woman, you need to understand that अगर willingly legalize भी होंगे ना तो शायद economic deprivations होंगे, शायद लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. शायद कहीं और पे हो सकता है ग्रीड भी हो सकता है पैसा जल्दी चाहिए, वो वाली चीज़ें हों. सो इंस्टेड ऑफ turning a human body into a commodity and legalizing it, I would never support something which is buying and selling involved है जहाँ पर एक body का. Okay, and it can not be something which
can get sanctity, should get sanctity बाय लॉ और बाय सोसाइटी। वो तो ये हो जाएगा कि आप बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात करके एक सुपरफिशियल सी चीज़ को, क्योंकि हमारे पास उसके हिडन फैक्टर्स नहीं है, हम उसके कॉजेज़ पे काम नहीं कर सकते, तो हम उसके सिम्टम्स देख रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं नहीं इतने बुरे सिम्टम्स नहीं है, लेट्स लीगलाइज द सिम्टम्स। ओके, सो वो समझना कहीं ना कहीं पे विद हेल्प ऑफ विक्टिमोलॉजी, विद हेल्प ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, विद हेल्प ऑफ व्हाट काइंड ऑफ deprivations had led this woman to take up this path even willingly, and then address that and then talk about it, वो सारी चीज़ें शायद काम करेंगे ना अगर हम, तो उसके बाद एक बारी एज अ प्रोफेशन अगर आप उसको नॉट लीगलाइज, आप अगर रेगुलेट करेंगे ना, दैट कैन मेक मोर इम्पैक्ट। ओके, आप उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, आप उस पर एक सुपरविजन, एक कंट्रोल, एक स्ट्रीमलाइनिंग उसकी कर सकते हैं। लीगलाइजिंग वुड गिव अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। Why would you allow something which definitely is commodification of a woman's body? It can in no pretext be something which is right. अब इसका अगर बिल्कुल अपोजिट लें, हम इसको एकदम बैन कर दें और इसको इलीगल कर दें, और हम गवर्नमेंट अगर बोले कंपनीज़ को कि हाँ वो जो विक्टिम्स हैं, वो जो लोग हैं, उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको नौकरियाँ दो वगैरह, तो क्या वो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है? पता है क्या, ये जो these wrongs are not the legal wrongs only, these kind of wrongs are social legal wrongs, है ना। तो अगर हम लॉ ला के इसको चेंज करना चाहेंगे ना, ये कभी भी ये बैकफायर होगा, बहुत बुरे से बैकफायर होगा। तो चाहे आप फेमिनिस्ट मूवमेंट बोल लें, चाहे आप नॉट टारगेटिंग पेट्रियार्की बट अंडरस्टैंडिंग पेट्रियार्की क्या होनी चाहिए और उस तरह से सोसाइटी फंक्शन करे, ओके। एंड आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन बॉडी है, हम इस पे काम करें। वो सारी चीज़ों पे जब हम काम करेंगे और फिर शायद हम लॉ के थ्रू कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। हम बात करते हैं, जब मैं कह रही थी आपको डिमांड एंड सप्लाई की बात, है ना, तो एक पुलिंग फैक्टर है, एक पुशिंग फैक्टर है। पुलिंग फैक्टर इज़ डिमांड है, हमको ला के दीजिए, ओके। पुशिंग फैक्टर इज़ दूसरी साइड पे जहाँ पे दैट गर्ल इज़ प्लेस्ड, नो, वहाँ पे उसको पुश किया जा रहा है कि निकलो यहाँ से अपने सेफ एनवायरनमेंट से एंड गो इनटू दैट वर्ल्ड वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू एक्सप्लॉइट यू। सो वो दोज पुशिंग एलिमेंट्स ऑल्सो, पुलिंग को हमको टारगेट करना है, पर वो पुशिंग एलिमेंट्स में क्या आता है? पावर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है तो हम उन रिसोर्सेज को बॉयज़ पे यूज़ करना प्रेफर करेंगे। हम चाहेंगे कि लड़कियां शादी कर लें, या तो अगर नहीं हो रही शादी तो किसी तरह से पैसा वैसा कमा के लाएं एंड लेट द बॉय गो टू स्कूल एंड एटलीस्ट गेट वट एवर एजुकेशन ही कैन गेट विद द लिमिटेड काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ओके। Then the value which is given to female body, okay, that value, that respect, that उसको ये समझना that she is a human being, she has some inherent rights, उसको बेचने खरीदने का दिमाग में आ जाना अपने आप में is a reflection how much of the value we give to a human body if she is born as a female, okay। तो ये सारे जो pushing elements हैं ना, उसके बाद it's not कि girls भाग नहीं पाती या rescue नहीं हो पाती, there are NGOs who are working excellently, there are girls who have tried on their own and have rescued from these kind of exploiters. What about them? When they go back, why can't they stay there? Why again they are pushed back? Why again they are not into a situation जहाँ पे वो अपने लिए dignifiedly खड़ी रहें? कितनी लड़कियाँ, if you go by the data, 75% of the exploited and rescued women, they are, कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ लेट आ जाते हैं, but they are somewhere back into the business, क्योंकि वो वापस जाके या तो पैसा नहीं कमा पाए, वो वापस जाके या तो उनको इतना ज़्यादा उनके साथ वो स्टिग्मा और टैबू अटैच कर दिया गया दैट दे आर नो मोर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो इफ़ यू आर थ्रोन आउट, द ओनली थिंग विच यू नो इज़ sex work. You just return there, you just come back to that life again. This time probably you are not trafficked, this time you are there with your free will. So we need to work upon these pulling factors and this pushing element together to stop the chain first of all, and then definitely legal agencies can come. अभी क्या होता है ना,
जैसे अब जो नया आएगा, इट्स अबाउट केयर एंड रिहैबिलिटेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक्ड वुमेन, दे नीड केयर, आफ्टर केयर, एंड दे नीड रिहैबिलिटेशन ऑल्सो। अब आप अगर देखें कि देयर इज़ अ गर्ल ऑफ 9 years एज, शी इज़ ट्रैफिक्ड, शी वॉज इन टू prostitution for let's say till the age of 27. She has 2-3 kids. Now you have rescued her with those 2-3 kids. She definitely is not going to be accepted back in her parents' place. She is not going to be accepted by the society with same sort of respect. So अब क्या बचता है उसके पास? उसको कमाने के लिए कुछ और करना नहीं आता, उसके पास एजुकेशन नहीं है। अब उसके पास 3 बच्चे हैं जिनके लिए if she at all wants to have a good future, she has no other way than to go back, earn, at least send these kids to school, and at least try. With these kind of backgrounds, it's very difficult for the kids also to grow in a dignified manner, but at least कोशिश तो कर सकती हैं। बाकी तो सारे रास्ते आपने बंद कर दिए उसके लिए। तो बस यही है कि अगर हम सोशली इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ लीगली करेंगे तो भी गलत है, और अगर हम लीगली करेंगे और सोशली हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा गलत है। फिर लॉ कैन नॉट हेल्प देम। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, फिर से वही है कि आपको सोशल माइंड सेट पे काम करना है। जब आप इनको रेस्क्यू करते हैं तो इनको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड आपको प्रोवाइड करके देना पड़ेगा, ओके। और अगर प्रोस्टिट्यूशन पर से की हम बात करें, अगेन यू नीड टू स्ट्रीमलाइन हाउ इट इज़ डन। यू नीड टू अपॉइंट काउंसलर्स टू अंडरस्टैंड one-on-one whether the girl is there with a free consent or not, and then regularize it. ऑब्वियसली आपको NGOs, आपको अदर काइंड ऑफ एजेंसीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी फॉर सम टाइम्स, और काउंसलिंग, और टॉकिंग टू देम, और अंडरस्टैंडिंग वाई दे आर देयर, एंड इफ़ एट ऑल देयर इज़ एनी एग्जिट फ्रॉम दैट सिचुएशन, इफ़ वी कैन प्रोवाइड एज अ सोसाइटी, एज अ लॉ मेकर, एज द अथॉरिटीज़ हु आर इन्वॉल्व इन टू इट, सबको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट।